तो उससे वो बीमारी ठीक हो जाती है। एक रिपोर्ट आई थी, उसमें कुछ होम्योपैथिक एक्सपर्ट्स ने भी ये बात खुद मानी थी कि हम दवाई जरूर देते हैं, अगर वो दवाई काम कर गई तो ठीक है, हमें भी नहीं पता। उन्होंने खुद बोला था कि अगर हमने रीजनिंग, जब ये कहा गया कि इन दवाइयों की रीजनिंग क्या है, उन्होंने खुद ये बात कही थी कि हमको नहीं पता कि ये दवाइयां किस तरह से, किस सिद्धांत पर काम करती हैं, लेकिन ये काम करती हैं। तो आपसे मैं पूछना चाहूंगी कि आखिर क्या वजह है कि हर किसी की, ठीक है यहाँ पर भी एक फॉर्मूला है, एलोपैथी में एक फॉर्मूला है कि इसका हमने इतना % ये डाला, इतना % ये डाला, ये हमारे सॉल्ट्स हैं, उसके बाद ये हमारी टेबलेट बन गया और इसके बाद ये इतना काम करेगा। होम्योपैथी का क्या है ऐसा, मतलब क्या चीज है, कैसे काम करती हैं वो दवाइयाँ, क्या है उनका बिना, क्या है? नहीं, होम्योपैथिक की जो है ना पावर है, मेडिसिन की अलग अलग जो है वो 1C 2C एंड ऑल। हाँ, वो 30 नंबर है, 200 नंबर है, CM है। तो जैसा आप एक्सपर्ट डॉक्टर होगा, वो मरीज का दिमाग पढ़ लेगा किस टाइप का है, उसके दिमाग में क्या है, उसके ऊपर दवाई मेडिसिन चलती है, ना कि डिजीज के ऊपर, ना कि डिजीज के ऊपर। मतलब उसके जो लक्षण है उसके बाद लक्षण और मेडिसिन के लक्षण सेम होने चाहिए, उसके बाद ठीक होगा। ये तो डॉक्टर के ऊपर बात है कितना उसमें दिमाग है। ओके, व्हाट्स द लिमिटेशन ऑफ आयुर्वेद? आयुर्वेद की क्या आयुर्वेद में सबसे बड़ी जो दो कमियां हैं वो है कि एक तो हमारे पास मेडिकल इमरजेंसीज को हैंडल करने के लिए मेडिसिन अवेलेबल नहीं है, एंटीबायोटिक्स पर्टिकुलरली। और सेकंड, जो एलोपैथी जो अपर एज है वो है फील्ड में सर्जरी में। बहुत सारी ऐसी बीमारियां जिनमें सर्जरी ही एक ऑप्शन है। तो वहाँ पर आयुर्वेद या होम्योपैथ जो भी है काम नहीं बिल्कुल बिल्कुल वहाँ हमें। और मैं देखिए एक चीज़ और बताता हूँ, जहाँ बात आती है मनुष्य के जीवन बचाने की, तो वहाँ पर मैं बीइंग ए आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर या हर्बल मेडिसिन प्रैक्टिशनर होने का कभी भी एडमेंट नहीं होऊंगा कि नहीं 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 आपकी जान बच जाएगी, दवाई लीजिए। अगर मुझे लगता है कि मेरे बड़े ब्रदर यहीं से PGIM रोहतक से ही MS किया उन्होंने जनरल सर्जरी में, तो कई बार उनसे बड़ा हेल्दी डिस्कशन होता है और मैं बिल्कुल कह भी देता हूँ कि भाई ये इसमें सर्जरी रिक्वायर्ड है, आप किसी सर्जन को अप्रोच करिएगा। जी जी, अच्छा लगा, हम पता लग रहा है कि डॉक्टर से हम बात कर रहे हैं। बिल्कुल 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 जी। इसके बाद मैं एलोपैथी भी अगर आऊँ तो एलोपैथी की क्या कमियां है, उसके बाद मैं, मेरे पास जो है वो मैं बाद में बताऊंगी, आपसे पूछती हूँ। एलोपैथी की कमियां जो ज़्यादातर मानी जाती हैं कि दवाइयाँ जो भी हैं उनके सबके साइड इफेक्ट होते हैं। इवन बहुत ज़्यादा हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है, बहुत ज़्यादा है। हमें ये मान के चलना चाहिए वो दवाई दी जा रही है एक मजबूरी में। हम ये नहीं कह रहे हैं कि जिसको कोई रोग नहीं है, कोई वो नहीं है कि आप वो दवाई लीजिएगा। बिल्कुल। अगर हम कोई बीमारी या कोई सिम्टम ठीक करने के लिए वो दवाई दे रहे हैं तो हाँ, उसका हमें थोड़ा बहुत साइड इफेक्ट वो भुगतना पड़ेगा। और यहाँ जैसे मैंने पहले कहा था कि डॉक्टर के एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज का रोल आता है कि किस पेशेंट में कौन सी दवाई किस कॉम्बिनेशन में देनी है जिससे उसके साइड इफेक्ट कम हो। एक रिसर्च के मुताबिक एक संसार में, हमारे विश्व में, अगर हम प्रति वर्ष की बात करते हैं, एनुअली हम बात करें, तो 2,25,000 मृत्यु होती है एलोपैथी के कारण, क्योंकि वो इलाज ले रहे हैं, एलोपैथिक का इलाज ले रहे हैं, इसके कारण 2,25,000 लोगों की मृत्यु होती है। नहीं, शायद ये रिपोर्ट आपकी पूरी ठीक नहीं है। अगर उन्होंने इलाज नहीं लिया होता तो 2,25,000 की बजाय शायद वो 10,25,000 होता जी। तो जो 10 लाख लोग इलाज ले रहे हैं उनमें से 7.5 या 8 लाख लोग ठीक हो गए हैं। लेकिन साइड इफेक्ट्स की मैं बात कर रही हूँ ना, अगर आपने बोला ना। जी, मैंने वही कहा, साइड इफेक्ट्स भी एक बीमारी, एक मजबूरी के कारण दिए जा रहे हैं। अब कोई भी पेशेंट आता है, ब्लड प्रेशर का आता है या किसी दूसरी बीमारी, कैंसर का रोग है, उसको अगर दवाई दी जा रही है तो वो दवाई हाँ किडनी पे, लिवर पे, उन पे असर करेंगी। लेकिन अगर वो हम दवाई नहीं देते हैं तो वो तो उससे भी जल्दी वो नुकसान होगा। माफ कीजिए, रोक रही हूँ आपको। आयुर्वेद में क्या कोई साइड इफेक्ट होते हैं? मैं इस बात में, जो अभी आपका प्रश्न था, जैसा डॉक्टर साहब ने बताया कि साइड इफेक्ट्स की बात की, मैं आपको एक रेफरेंस कोट करना चाहता हूँ। अभी एक इंटरनेशनल सेमिनार था गुड़गांव के अंदर, जिसमें वर्ल्ड फेमस कार्डियक सर्जन डॉक्टर त्रेहान, उन्होंने कोट किया कि द फ्यूचर ऑफ मेडिसिन इज आयुर्वेदा प्लस एलोपैथी। और फिर फर्दर उन्होंने कोट किया कि मैं कह सकता था कि एलोपैथी प्लस आयुर्वेद, बट आई कोटेड आयुर्वेद प्लस एलोपैथी। उन्होंने फिर आगे बताया कि अमेरिका में फाइटो मेडिसिन के नाम से और बहुत ज़्यादा रिसर्च हो रही है, और जो हर्ब्स हैं
उनके एक्टिव प्रिंसिपल्स वो निकालकर, नेचुरल एक्टिव प्रिंसिपल्स निकालकर, जिनके कि कम साइड इफेक्ट हैं, वो मेडिसिन वो डेवलप करते जा रहे हैं। अगर इंडिया में भी इस तरह से आयुर्वेद और एलोपैथी को कोलैबोरेट करके इस तरह की मेडिसिन डेवलप की जाए, और जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है जो कि डायग्नोसिस में हेल्प करे, प्लस सर्जरी एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है एलोपैथी का, इनको सबको मिलाकर अगर हम आगे चलें तो वर्ल्ड को हम लीड करेंगे मेडिसिन के फील्ड में। क्योंकि एलोपैथी से आप लोग वो भी ले रहे हैं ना, जैसे आयुर्वेद में भी आपने कहा कि कुछ डिजीजेस हैं उसमें हमें कुछ टेस्ट कराने पड़ेंगे ना, बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल, दिस इज अ बिल्कुल। पार्ट ऑफ एलोपैथी। बिल्कुल पूरा जो पैथोलॉजी सब्जेक्ट है जो, और फार्माकोलॉजी है, अब तो आयुर्वेद में भी ऐसा पूरा एलोपैथी वाला पढ़ाया जा रहा है। आप क्या कहते हैं फिर? होम्योपैथी का जहां तक हमारा हमारे जो स्टूडेंट्स को पढ़ाते हो सिलेबस में एक चैप्टर है होम्योपैथी का, जिसका जो बेसिक प्रिंसिपल है, जितना मैं जानता हूं, कि सिमेलिया क्यूरेंटम सिमेलिया, कि भाई वो बॉडी के रिस्पॉन्स को एनहेंस करते हैं। कि भी जैसे डॉक्टर साहब ने अभी बताया, डॉक्टर तकदीर जी ने, कि भाई अगर मान लीजिए कि ठंड लग गई तो उसको ठंडी ही दवाई देते हैं। वो उनका जो बेसिक जो तरीका है ट्रीट करने का, वो ये है कि बॉडी रेस्पॉन्स को बढ़ाना, स्टिमुलेट करना, कि अगर ठंड लगी तो थोड़ा कुछ और उसको ठंडी तासीर वाली चीजें देकर इस तरह से उसका बॉडी का रेस्पॉन्स बढ़ाया जाए कि वो अपने आप ही बॉडी के अंदर हीट जनरेट होने लग जाए। तो ये होम्योपैथी लोहे को लोहा ही काटता है, ये थोड़ा सा सिद्धांत है सिद्धांत शायद, एलोपैथी कि इसका, मतलब कि होम्योपैथी का। गरम में गरम दे देना थोड़ा सुनने में जरूर अटपटा लगता है, और ठंडे को करने के लिए ठंडा देना, क्योंकि बेसिकली अगर हम कहते हैं कि कोई रोग है तो उसको खत्म करने के लिए हम ऐसा देते हैं कि वो इक्वलाइज हो जाए। जैसे कि अगर ठंड लगी है तो हम थोड़ा गर्म देंगे कि नॉर्मल हो जाए, कुछ ऐसा ही तो होता है। मैं आपकी बात काट रहा हूँ, क्षमा चाहता हूँ, उस बात को मैं कंप्लीट करना चाहता हूँ। और मुझे बड़ी खुशी हुई कि एक एलोपैथी का इतना वर्ल्ड फेमस जो सर्जन है, उन्होंने आयुर्वेद इतना पढ़ रखा है। उन्होंने शुरुआत की अपने लेक्चर की कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ हेल्थ, हेल्दी किसे कहेंगे। आजकल एक पहले जो डेफिनेशन थी एलोपैथी में हेल्दी पर्सन की, वो बदल गई। पहले था कि फिजिकली, मेंटली और सोशली जो हु इज इन द स्टेट ऑफ वेलबींग फ्रॉम दीज 3 एस्पेक्ट्स, उसको हेल्दी कहते थे। अब एक नया एस्पेक्ट और जोड़ दिया गया, स्पिरिचुअली। बिल्कुल, अगर ये चारों एस्पेक्ट कंप्लीट नहीं होते तो उसको हेल्दी नहीं कहेंगे, उसे हेल्दी नहीं। और उन्होंने फिर फर्दर ये भी ऐड किया कि आयुर्वेद के काफी सारे उन्होंने रेफरेंसेस कोट किए चरक संहिता के, कि एक आयुर्वेद एक ऐसी पद्धति है जो कि चारों एस्पेक्ट से पर्सन को हेल्दी बनाती है, फिजिकली भी, मेंटली भी। आप अष्टांग योग उठाकर देखिएगा, जो कि आयुर्वेद का एक मैं कहता हूं कि मेन जो आधार है, तो उसमें जो 8 चीजें बता रखी है, यम, नियम, आसन, प्रत्याहार, प्राणायाम, धारणा, ध्यान, समाधि, तो वो नैतिक दृष्टि से भी, मोरली भी, फिजिकली भी, मेंटली भी, सोशली भी और स्पिरिचुअली भी आदमी को हेल्दी बनाती है। तो अष्टांग योग को उन्होंने डिस्क्राइब करते हुए बताया कि वास्तव में अगर हम इन चीजों को, आप देखिएगा, आप मेडिकल कॉलेजेस में भी सिलेबस में इंक्लूड कर लिया गया है कि हर एक प्रोफ के अंदर 3-3 महीने उनको आयुर्वेद पढ़ाया जाएगा, और जो कि चारों एस्पेक्ट को प्रकृति के साथ रहना तो बहुत जरूरी है। जी सर, आप बताइए। इन्होंने बोला कि हेल्दी रहने की उन्होंने अब नई जो परिभाषा आई है, डेफिनेशन है, उसमें 4 एस्पेक्ट्स हैं हम ले रहे हैं, मॉरली, फिजिकली, स्पिरिचुअली एंड सोशली। क्या होम्योपैथी इन चारों एस्पेक्ट्स को पूरा करता है? हाँ, पूरा करता है। होम्योपैथिक का जो रूप है वो आयुर्वेदिक का सुधरा हुआ रूप है। आयुर्वेदिक का सुधरा हुआ रूप हाँ, है। मेरी अपनी जो है, वही मेडिसिन आयुर्वेदिक में है, वही मेडिसिन होम्योपैथिक में। आयुर्वेदिक में हम जो है ना ज्यादा मात्रा में देते हैं, होम्योपैथिक में हम सिंगल डोज है। अच्छा। सिंगल डोज में एक पेशेंट ठीक हो जाता है। अच्छा। लेकिन अब जो है ना टाइम ही ऐसा आ रहा है, अब जो है ना, मैंने तो एक्सपीरियंस है, मरीज ये कहता है, बोला जी दिन में 3-4 बार जब तक दवाई ना खा लो तब तक तो फायदा ही नहीं है। अगर सिंगल डोज है, मैंने ठीक किए हैं मरीज, सिंगल डोज में पेशेंट ठीक हो जाता है, और ऐसा कोई भी बीमारी नहीं है जो उससे ठीक ना हो। ऐसी कोई भी बीमारी नहीं है? नहीं, ऐसा है जैसे अब नई जैसे हम केमिकल का खा रहे हैं, तो उससे नई जो डिजीज आ रही है, उनका तो अभी चल रहा है। टीबी का इलाज हो सकता है होम्योपैथी से? टीबी का इलाज हो सकता है। अभी एक रिसेंट रिपोर्ट आई है, उसमें बोला है कि टीबी का कोई इलाज नहीं हो सकता है होम्योपैथी से। नहीं, होम्योपैथिक की मेडिसिन है, मैंने तो टीबी का इलाज किया नहीं ना। अच्छा। लेकिन हो सकता है। लेकिन डॉक्टर का जो अपनी पर्सनैलिटी है, वो उसका दिमाग कितना है, वो साइन सिम्टम कितनी अच्छी तरह पकड़ता है मरीज के, तो उससे बात बन जाती है। ऐसी कोई बात नहीं, उससे बात बन जाती है। हाँ। यानी होम्योपैथी से टीबी का इलाज हो सकता है। अगर मैं सिर्फ और सिर्फ एक ही बीमारी बोल रही हूँ अभी, HIV एड्स है, नहीं, उसका नहीं हो सकता, लेकिन असर पड़ जाता है उसका। ये टाइम, मरीज जो है ना वो टाइम ले लेता है, जल्दी नहीं एक्सपायर होता। मलेरिया, हाँ, मलेरिया कहा, WHO की रिपोर्ट की बात कर रही हूँ मैं।
WHO की रिपोर्ट के अनुसार होम्योपैथी से टीबी का, HIV एड्स का और मलेरिया का इलाज नहीं हो सकता। नहीं, होम्योपैथिक से मैंने किया है, ऐसी कोई बात नहीं है। जहाँ एलोपैथिक फेल होगी मलेरिया की, वहाँ होम्योपैथिक ने जो है ना सिंगल डोज में ज्यादा दवाई खाने की जरूरत पड़ती नहीं, और वो भी फिर मीठी मीठी गोलियां सब खा सकते हैं, छोटे बच्चे भी बड़े भी। मीठी मीठी गोलियां सब खा लेते हैं, लेकिन वही है कि मीठी गोलियां मीठी गोली ना दे दे, बात नहीं नहीं नहीं, बात ये है ना, अभी जो है ना से आप अगर ट्रीटमेंट पूरा नहीं लोगे, हाँ। लेकिन बाई चांस अगर कुछ कमी रहेगी तो फिर डॉक्टर के पास फिर कंसल्ट करो। ये नहीं है कि भाई एक सिंगल डोज खाई है चलो भाई ठीक है। लेकिन मैंने तो WHO की, जो हमारा विश्व स्वास्थ्य संगठन है, उसी की बात की है। उसके अनुसार ये 3 बीमारियां बताई गई है कि होम्योपैथी पे हम आश्रित नहीं रह सकते, कि पूरे तरीके से यही पूरी हाँ, लाइन है। ये बात ठीक है। तीनों पद्धति हैं, इनमें सब में किसी में किसी चीज की खासियत है, किसी में किसी चीज की खासियत और किसी में किसी चीज की कमी है, और कुछ भी। आप भी ये चीज मानते हैं कि होम्योपैथी पे आश्रित हम नहीं रह सकते? नहीं, टोटल होम्योपैथी के ऊपर जो है ना दुनिया आश्रित नहीं रहेगी, नहीं रह सकती। नहीं। और क्या आप इसे इलाज करने के तरीकों को ठीक मानते हैं? हाँ बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल। अगर डिजीजेस की जो बता रहे हैं आप, जो एक सिम्टम्स हैं, और व्यक्ति के अंदर हम सिम्टम्स, रोगी के अंदर हम सिम्टम्स देख रहे हैं, वो बाय चांस गलती से हमें लग गया कि ये सिम्टम्स उसी बीमारी के हैं और उसके ना निकले तो नहीं, कोई उसका साइड इफेक्ट तो है नहीं दवाइयों का। लेकिन ये बात है ना भाई, डॉक्टर की आपको साइकोलॉजी, नहीं लगता कि ये महज एक्सपेरिमेंट होते हैं? नहीं एक्सपेरिमेंट नहीं होते। डॉक्टर की साइकोलॉजी इतनी तेज होनी चाहिए कि जो उसका दूर से ही दिमाग पढ़ ले मरीज का, इसके दिमाग में क्या है, तब तो है फायदा। और वैसे तो जो है ना मैं आप दोनों से यही सवाल पूछती हूँ कि आप लोगों को नहीं लगता कि होम्योपैथी में महज एक्सपेरिमेंट होते हैं? जी देखो, मैं ही मानता हूँ, क्योंकि ये कहना कि इस दवाई का साइड इफेक्ट नहीं है इसलिए आप ले लीजिए, ये ठीक नहीं है। क्योंकि आप बीमारी को बढ़ने का टाइम दे रहे हैं। जो बीमारी बढ़ रही है वो मरीज को नुकसान कर रही है, उससे जो उसको नेक्स्ट जब वो है एलोपैथिक की दवाइयां लेगा उस टाइम के ऊपर उसको ठीक होने में टाइम भी ज्यादा लगेगा। और हम जो कहते हैं कि रेजिडुअल इफेक्ट्स जो रह जाते हैं, कि जो नुकसान शरीर पे हो चुका है वो रह जाता है। क्योंकि बीमारी से कई बीमारी और भी लग सकती है। एक बीमारी का तो ये तो है नहीं कि एक बीमारी है उसके बाद आप कोई भी दवाई ले लीजिए, उसके बाद देखते हैं कि इससे ठीक ना हुई तो अगली बार और दवाई दे दी। इसीलिए ये जो 2 कंसेप्ट हैं होम्योपैथिक में, एक कि उससे कोई साइड इफेक्ट नहीं होते, इससे मरीजों का नुकसान होता है। दूसरा, आप रोज पेपर में ऐड पढ़ते होंगे, आधा पेज भरा होता है कि होम्योपैथिक दवाई से सारी बीमारियां ठीक हो जाएंगी। आपने 2-3 का जिक्र किया, जैसे HIV होगी, मलेरिया होगी, TB है, लेकिन कैंसर और ये भी हैं, इसमें भी बहुत से मरीज जिनको अगर वो एलोपैथिक मेडिसिन लेते तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि 100% ठीक हो जाते, लेकिन शायद काफी टाइम उनका निकल जाता जो इन दूसरी पद्धति के चक्कर में। मैंने मलेरिया और TB का नाम स्पेसिफिकली इसलिए दिया क्योंकि ये इतनी बड़ी बीमारियां नहीं है कि जानलेवा बीमारी हम इसको नहीं बोल सकते। अगर एलोपैथी में अगर हम आते हैं, आयुर्वेद में भी शायद हो सकता है कि इसके इलाज संभव हो। और WHO की रिपोर्ट अगर बोल रही है तो कुछ ना कुछ तो होगा ना, कुछ बात तो होगी। अगर ये चीज कही गई है तो कि वहां पर सिर्फ मीठी गोलियों का ही, आपने भी कहा नहीं ऐसा है ना, पेशेंट भी तो जो है ना आज होम्योपैथिक की सिंगल डोज पेशेंट के ऊपर यस और नो असर है या नहीं है, सिंगल डोज 24 घंटे के अंदर दिखा देती है। 24 घंटे में ही पता चल जाता है? बिल्कुल 24 घंटे से पहले असर होता है। अच्छा। कई जो डिजीज तो ऐसी हैं कि अगर सिम्टम ठीक मिल जाए तो एलोपैथी से जल्दी ठीक होता है जी। लेकिन वो एलोपैथी की एक और बात इन्होंने बोला कि टाइम पीरियड की अगर हम बात करें कि इंस्टेंट रिलीफ मिलता है। एलोपैथी में ये चीज बड़ी मानी गई है कि जब तक टेबलेट्स ले रहे हैं तो रिलीफ मिलता है। एलोपैथी की लिमिटेशंस में भी ये बात कई बार कही जाती है, और जब हमने टेबलेट लेनी बंद कर दी रिलीफ मिलना बंद हो गया। और जैसे डोसेज कई बार बढ़ाई जाती है तो कहते हैं कि कई बार हमारा शरीर जो है उस दवाई को लेने का आदी हो जाता है और असर करनी बंद कर देती है दवाइयाँ। ये अलग अलग बीमारी के हिसाब से होगा। किसी आदमी को अगर इन्फेक्शन है, हमारे पास वो बुखार से आया है, हम उसको एक दवाई देंगे बुखार कम करने की, जो हम ये कहेंगे इंस्टेंट रिलीफ वाला काम कर रही है, लेकिन उसके साथ में उसको एंटीबायोटिक या मलेरिया की दवाई भी देंगे ताकि जो उसकी बीमारी है जिसके कारण बुखार हो रहा है वो भी जड़ से खत्म हो। अगर हम सिर्फ जैसे कहें कि बुखार उतारने की दवाई दे दें, एंटीबायोटिक ना दें या एंटी मलेरियल ना दें, तो हाँ, जैसे ही वो दवाई बंद करेगा उसको वापस बुखार हो जाएगा। दूसरा, जहां तक डिपेंडेंस की बात आती है, कॉमनली ये कहा जाता है ब्लड प्रेशर, शुगर और दमे के मरीज में कि एक बार बीपी की दवाई शुरू कर दी तो शरीर को आदत पड़ जाएगी। ऐसा नहीं होता है। बात यह है कि उसके शरीर को ऑलरेडी उस दवाई की जरूरत है। शुगर का मरीज है, अगर उसको जितनी रोज रोटी खाने की जरूरत है, उसको हजम करने के लिए उसको इंसुलिन या टेबलेट लेने की भी जरूरत है।
अगर वो नहीं ले रहा है, कुछ टाइम वो कहता है मैं 6 महीने और निकाल दूंगा बिना दवाई के, उससे उसके शरीर पे तो नुकसान हो रहा है। हाँ, वो चीज बढ़ जाएगी।